Hello students, we have completed 3 parts of transition elements. In 3 parts we have done definition of transition metals, journal properties of transition metals and ionization energy of transition metals. In today's video we will learn more about transition metals. Today we will talk about standard electrode potential of transition metals. आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट वी विल कंपेयर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल्स। देन हम और भी पढ़ेंगे अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल्स आयन on the basis of the value of standard electrode potential। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को देखते हुए वी विल फाइंड आउट कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल या उसका आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है या रिड्यूसिंग नेचर का है, या वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। एक वर्ड आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसकी एप्लीकेशन जानेंगे। तो अगर सपोज आपको एक ट्रांजिशन मेटल या कोई भी आयन दिया हो जैसे Cu2+, तो इसमें जो ऊपर चार्ज होता है इट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऊपर का जो भी चार्ज होगा वो आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। नेक्स्ट एक चीज और याद रखनी है, जब भी ऑक्सीडेशन होती है किसी भी चीज की देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर आप देखें Fe2+, अगर Fe2+ की ऑक्सीडेशन होगी और वो कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, तो आपने देखा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ से बढ़कर कितना हो गया, 3+ हो गया। इसी तरह से अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। सपोज आई हैव Fe2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो बन गया Fe। तो पहले चार्ज था +2 और बाद में घट गया 0 हो गया चार्ज। तो इस तरह से जब भी रिडक्शन होगी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जिस भी चीज की ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसकी रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी सल्यूशन की बात करें जैसे कि एक्वस मीडियम, उसके अंदर अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए या बात की जाए अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जांपल है जैसे Copper2+। Copper2+ इज वेरी स्टेबल स्पीशीज इन एक्वस मीडियम, लेकिन अगर आप कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो फेवर नहीं करती है कि Copper2+ बने, क्योंकि Copper2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है 3d9। तो इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो Copper2+ की फॉर्मेशन को फेवर नहीं कर रही है। तो इट मींस कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो किसी और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और या हम कहें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर of a chemical species. These all depends on electrode potential rather than ionization enthalpy। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये फर्दर डिपेंड्स करता है बहुत सारे और पैरामीटर्स के ऊपर, जिनमें से एक आता है
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेटल जो कि सॉलिड होता है, तो मेटल सबसे पहले स्टेप में इट कन्वर्ट इनटू गैसियस आइसोलेटेड एटम बाय सप्लाइंग सब्लिमेशन एनर्जी। इस सब्लिमेशन एनर्जी को यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोला जाता है। तो अगर किसी भी मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो उस टाइम हमें जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2। इसके बाद ये जो आइसोलेटेड गैसियस आयन बना है M+G बना है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो किसी मीडियम में हो रहा है, जैसे कि एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी जो लगेगी दैट विल बी हाइड्रेशन एनर्जी, और ये एनर्जी रिलीज होती है, ये हमें लगानी पड़ती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, उतनी ज़्यादा M+ एक्वस की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कोई भी मेटल जो कि सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या नहीं करता है, ये इन तीनों एंथैल्पीज के ऊपर डिपेंड करता है। मीन इट डिपेंड्स ऑन सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी डेल्टा H टोटल पे डिपेंड करता है। ये डेल्टा H टोटल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और ऑक्सीडेशन होगी, और जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपने यहाँ देखा कि जो सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका साइन है पॉजिटिव, हाइड्रेशन का साइन है नेगेटिव। तो हाइड्रेशन क्या होनी चाहिए? ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, और सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तभी जो ऑक्सीडेशन है वो फेवर होगी, और ऑक्सीडेशन जब भी होगी तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। एंड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उस ट्रांजिशन मेटल का स्टेबल होगा इन एक्वस मीडियम। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कंपेयर करते हैं डेल्टा E की वैल्यू को, तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है या जितनी ज़्यादा हाई है उतने रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो स्पीशीज क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गेन करती है। और डेल्टा E की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी या कह दें जितनी ज़्यादा कम होगी, ये ऑक्सीडेशन को फेवर करेगी और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। Now we will talk of trend in E0 M2+2M values। अभी मैंने 3D सीरीज या जिसे कह दें फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए मैंने E0 की वैल्यू लिखी है। अगर आप इस E0 की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन E0 M2+2M वैल्यू। रेगुलर ट्रेंड इसलिए नहीं है बिकॉज जो E0 की वैल्यू होती है ये सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। When you move along the series, there is no regular trend in ionization enthalpies and sublimation enthalpies. As a result, we also don't see any trend in the value of E0 M2+2M. बट अगर हम जर्नल वे में बात करें, जर्नल ट्रेंड की, when we move from left to right in a series like from scandium to zinc, then क्या होता है? साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट इन अ सीरीज।
इस वजह से सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 इट इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल होगा तो ई नॉट की जो वैल्यू है इट बिकम लेस नेगेटिव अलोंग द सीरीज। और यही रीज़न है कि अगर हम जर्नल ट्रेंड की बात करें तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज ई नॉट की जो वैल्यू है इट शुड बिकम लेस नेगेटिव। तो अब अगर हम इस रो को देखें तो इस रो में कुछ एलिमेंट्स की ई नॉट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप एक बारी उनको देख लीजिए। तो पहला आता है मैंगनीज। मैंगनीज की अगर आप ई नॉट की वैल्यू देखें तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है एज एक्सपेक्टेड। जितना उम्मीद करते हैं ये बहुत ज़्यादा है उससे, तो उसका रीज़न आगे हम देखेंगे। ऐसे ही एक आता है निकल। निकल की हालांकि कोबाल्ट से लेस नेगेटिव है, लेकिन उम्मीद ये थी कि जो वैल्यू आ रही है -0.25 ये उससे भी कम आती, लेकिन ये जो वैल्यू है इट इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड। उसका रीज़न भी आगे देखना है हमें। देन आता है जिंक। जिंक की जो वैल्यू है, क्योंकि ये सीरीज में सबसे एंड में आता है तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो सबसे लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इट इज़ मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। तो इसका जो रीज़न है वो हम आगे देखेंगे। और एक और एलिमेंट आता है वो आता है हमारा कॉपर। कॉपर के अगर केस में आप देखेंगे इसका ई नॉट पॉजिटिव है। इन द 3D सीरीज सिर्फ कॉपर ही ऐसा मेटल है जिसका ई नॉट जो है वो पॉजिटिव है, तो उसका रीज़न पूछ सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। In this slide also we will talk about E naught M2 plus M। तो अब आपको ये स्लाइड देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप दो ट्रांजिशन मेटल्स को कंपेयर करते हैं, अगर आप दो ट्रांजिशन मेटल्स का +2 ऑक्सीडेशन कंपेयर करते हैं तो किसका जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा। तो अगर आपको E नॉट M2 plus M की वैल्यू दी गई हो, अगर वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव है या लो है तो उस ट्रांजिशन मेटल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से होगा, मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से होगी। और जिस भी ट्रांजिशन मेटल का E नॉट M2 plus M की वैल्यू जितनी ज़्यादा लो या ज़्यादा नेगेटिव होगी उसका M2 plus ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इन द सिमिलर वे अगर E नॉट M2 plus M की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी या हाई होगी तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका M2 plus जो है इट विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि M2 plus जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर कर M में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप दो ट्रांजिशन मेटल्स के E नॉट M2 plus /M की वैल्यू को कंपेयर कर कर पता लगा सकते हैं कि किस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और किस में कम स्टेबल है, और किस में ऑक्सीडेशन होने वाली है और किस में रिडक्शन होने वाली है। नाउ वी विल डिस्कस कि E नॉट M2 plus 2M फॉर मैंगनीज, जिंक एंड निकल, वाई इट इज़ मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। अगर मैं ये कह रही हूँ कि निकल, जिंक और मैंगनीज इन तीनों का E नॉट M2 plus 2M मोर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि मैंगनीज, जिंक और निकल के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज मोर स्टेबल। सो रीजन इज in case of manganese 2 plus we have half filled D subshell which is extra stable, and this half filled D subshell in Mn2 plus is responsible for
more negative E naught value. Similarly, अगर zinc 2+ की बात करें, it has 3D10 configuration which is completely filled d subshell, so it provide greater stability to Zn2+ state, making more negative E naught value for zinc. निकल के केस में जो रीज़न है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है फॉर मोर नेगेटिव ई नॉट, बट मोर negative enthalpy of hydration in Ni2+ is the reason for more negative value of E naught M2+ to M, क्योंकि मैंने आपको बताया था E naught की वैल्यू इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है. हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है उतनी ज़्यादा ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है. तो निकल के केस में जो रीज़न है इट इज़ हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. Now you can see the E naught value for first row transition metals. तो इसमें अगर आप देखेंगे जो सिर्फ कॉपर ऐसा एलिमेंट है which has positive E naught value. तो क्वेश्चन आ जाता है why copper is the only metal which has E naught positive, या हम ये कह दें कि why we have high energy of transformation from copper solid to copper 2+ aqueous, या ये भी कह सकते हैं कि जो भी मेटल्स जिनका ई नॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है वो कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं. तो ये तीनों क्वेश्चंस आ सकते हैं और तीनों का आंसर जो है वो एक ही होगा. रीज़न ये है, मैंने अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि जो ई नॉट है वो डेल्टा एच टोटल के ऊपर डिपेंड करता है, और डेल्टा एच टोटल अगर नेगेटिव होगा तो ही ई नॉट नेगेटिव होगा, और डेल्टा ई नॉट नेगेटिव तभी होगा जब डेल्टा एच नेगेटिव है. और डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? जब सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो एंड हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो. तो कॉपर के केस में जो सब्लिमेशन एनर्जी है और आयोनाइजेशन एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी को एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल देते हैं, इन दोनों का जो सम होता है इट इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब इन दोनों का जो सम है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, हाइड्रेशन एनर्जी जो वो है कम नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आ जाता है, और डेल्टा एच पॉजिटिव आने की वजह से आपका ई नॉट भी पॉजिटिव आता है. या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कॉपर वी हैव हाई एटोमाइजेशन एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी. नाउ वी विल look at the trend in E naught for conversion of M3+ to M2+. इससे जो पहले हमने पढ़ा था उसमें M2+ का M में कन्वर्जन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे M3+/M2+. तो अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के मीन स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स के E naught M3+ to M2+ को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जिस भी एलिमेंट के केस में E naught M3+ to 2+ की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, या मान लीजिए अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो जिसकी जितनी ज़्यादा लो वैल्यू होगी, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव या जितनी ज़्यादा लो वैल्यू हो उस केस में M3+ ज़्यादा जो है वो स्टेबल होता है देन M2+. सिमिलरली अगर E naught M3+ to M2+ की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव या ये कह दें जितनी हाई वैल्यू होगी, तो M3+ जो है वो जल्दी से M2+ में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट मीन्स M2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो ज़्यादा पॉजिटिव का मतलब होगा जो अगली स्पीशीज़ है, जैसे M3+ to M2+ लिखी है, तो जो M2+ है वो ज़्यादा स्टेबल होगी. लेकिन अगर ज़्यादा नेगेटिव है
तो M3+ मतलब जो पहले स्पीशीज लिखी है मैंने वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो आप यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख सकते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। नेक्स्ट अगर हम देखें वी विल टॉक अबाउट स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो E0 होता है M3+ to M2+, इट इज हैज वेरी लो वैल्यू। लो से ये पता लगता है कि स्कैंडियम 3+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा शायद। तो अगर इसका रीज़न अगर हम देखें तो स्कैंडियम की कन्फिगरेशन होती है 3d10 4s2। जब इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है स्कैंडियम 2+ और कन्फिगरेशन हो जाती है 3d1। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे ये बन जाता है Sc3+ और कन्फिगरेशन हो जाती है 3d0। और हमें पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी कन्फिगरेशन क्या हो गई 3d0। इसी वजह से स्कैंडियम की जो E0 M3+ to M2+ की जो वैल्यू होती है वो लो होती है, बिकॉज इट हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3+। और यही रीजन है कि जो स्कैंडियम है वो कभी भी +2 ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है, क्योंकि स्कैंडियम का जो +2 है वो हमेशा +3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक नोबल गैस कन्फिगरेशन है। Now we will compare the value of E0 M3+ to M2+ for manganese and iron। अगर आप मैंगनीज की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s2 और मैंगनीज के E0 की वैल्यू जो होती है इट इज़ हाई और वैल्यू होती है +1.57 वोल्ट एज कंपेयर टू आयरन। आयरन के मुकाबले इसकी जो E0 की वैल्यू है वो ज़्यादा है। E0 ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एज कंपेयर टू आयरन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए अगर आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंगनीज +2 की, तो कन्फिगरेशन है 3d5। जब ये Mn3+ बनता है तो कन्फिगरेशन हो जाती है 3d4। तो यहाँ पे ही आप देख सकते हैं कि जो 3d5 है इसमें d ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, तो मैंगनीज 2+ जो है इट इज़ मोर स्टेबल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इट इज़ फेवरिंग द हाई वैल्यू ऑफ E0। और अगर आप आयरन को देखें तो आयरन की कन्फिगरेशन है 3d6 4s2। इसका E0 एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैंगनीज इट इज लोअर +0.77 वोल्ट। तो इट मीन्स एज कंपेयर टू मैंगनीज, मैं आयरन को सिर्फ मैंगनीज के साथ कंपेयर कर रही हूँ, मैं ओवरऑल नहीं बोल रही हूँ कि इसकी +2 जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मैं एज कंपेयर टू मैंगनीज बोल रही हूँ कि आयरन की E0 की वैल्यू कम है, तो इसका +2 जो होगा एज कंपेयर टू मैंगनीज +2 जो होगा लेस स्टेबल होगा, क्योंकि आयरन +2 में कन्फिगरेशन होती है 3d6 और 3+ में हो जाती है 3d5 और 3+ इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। इसलिए आयरन के केस में +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। और यही एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि why are manganese +2 compound more stable than Fe2+ toward oxidation to their +3 oxidation state। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है और हमें पता है ऑक्सीडेशन जो होती है या रिडक्शन जो होती है वो हमेशा एक्वस मीडियम में होती है। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे क्योंकि मैंगनीज का जो E0 M3+ to M2+ है वो हायर है देन आयरन E0 M3+ to M2+। इस वजह से मैंगनीज का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आप नीचे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी शो कर सकते हैं कि Y+2 मैंगनीज इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज़ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, Y in iron
2+2 स्टेबल नहीं है, वो आसानी से +3 में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज +3 में 3D5 कन्फिगरेशन होती है। तो यहाँ पे आंसर में आप दोनों चीज़ें लिखिए। पहले आप लिखिए E0 की वैल्यू, कि E0 की वैल्यू मैंगनीज के केस में हाई है और आयरन के केस में लो है, और फिर सेकेंडली आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी भी लिख दीजिए। नाउ जो क्वेश्चन आता है वो आता है वाई Cr2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कन्फिगरेशन। तो पहले तो आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। Cr2+ रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग का मतलब है ये जो है इसमें ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब Cr2+ जो है वो ऑक्सीडाइज कर Cr3+ बन सकता है। लेकिन अगर आप मैंगनीज 3+ की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या हो गया कि इसकी रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। ये +3 से घटकर +2 बन सकता है। तो हालांकि दोनों की जो कन्फिगरेशन है वो D4 है। उसका जो रीजन आता है वो इसकी E0 की वैल्यू के ऊपर आता है। तो अगर आप E0 की वैल्यू देखते हैं क्रोमियम 3+ और Cr2+ की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और मैंने बताया था जितनी वैल्यू नेगेटिव होती है ऑक्सीडेशन होती है, तो इस वजह से क्रोमियम 2+ जो है इट कैन ऑक्सीडाइज टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि आप अगर Mn3+2 Mn2+ E0 देखें तो आप ये देखेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव है, और मैंने बोला था जितनी वैल्यू पॉजिटिव होती है रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट कैन रिड्यूस टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ईजिली। और इस चीज़ को जो है आप कन्फिगरेशन से भी समझा सकते हैं कि क्रोमियम 2+ जो है इट इज़ रिड्यूसिंग, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर जब ये +3 बनेगा तो इसकी कन्फिगरेशन D4 से D3 में चेंज हो जाएगी, और D3 जो है इट इज हाफ फिल्ड T2G लेवल विच गिव इट स्टेबिलिटी। ऐसे ही मैंगनीज के केस में व्हेन मैंगनीज गेट रिड्यूस टू Mn2+, तो इसकी कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड होने वाली है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले E0 की बात करेंगे कि क्रोमियम के केस में जो E0 क्रोमियम 3+2 2+ है वो नेगेटिव है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैंगनीज के केस में यही वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से जो Mn3+ है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। Now we will talk about some transition metal ions which behave as an oxidizing agents. इसमें एग्जाम्पल आते हैं मैंगनीज 3+ और कोबाल्ट 3+ ions are the strongest oxidizing agents in aqueous solution. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जिसकी रिडक्शन होती है, और रिडक्शन में वी हैव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें मैंगनीज 3+ और कोबाल्ट 3+ की, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हैं बिकॉज इनका जो E0 M3+ टू M2+ होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। You can see कि E0 for M3+ to M2+ is positive. Similarly, E0 for cobalt 3+ to cobalt 2+ is also positive, जिसकी वजह से मैंगनीज 3+ और कोबाल्ट 3+ दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। रीजन तो E0 ही है, पर इस बात को कि मैंगनीज 3+ और कोबाल्ट 3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू भी समझा सकते हैं। जैसा कि मैंगनीज के केस में आप देखें, मैंगनीज 3+ की कन्फिगरेशन होती है 3D4। जब ये रिड्यूस होकर Mn2+ बनता है तो कन्फिगरेशन हो जाती है 3D5, और जो 3D5 है इट इज स्टेबल। तो इस वजह से मैंगनीज 3+ आसानी से मैंगनीज 2+ में रिड्यूस हो जाता है और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है।
यहाँ पे जो कोबाल्ट का रीजन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं है, बल्कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रीजन है। जो कोबाल्ट 2+ होता है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोबाल्ट 3+ इन एक्वस मीडियम। तो इसलिए कोबाल्ट 3+ जल्दी से कोबाल्ट 2+ में रिड्यूस हो जाता है इन एक्वस मीडियम। लेकिन अगर आप मीडियम चेंज कर दें या कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेके आए लाइक अमोनिया, तो उसमें कोबाल्ट 3+ की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो ये जो कंसेप्ट है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, ये इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं कराया यहाँ पे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक पार्ट है। तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आप इतना ध्यान रखिए कि एक्वस मीडियम में कोबाल्ट 2+ स्टेबल होता है, और अगर मीडियम अमोनिया हो तो उसमें कोबाल्ट 3+ स्टेबल होगा। Now we will talk about metal ion which act as reducing agent। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डेल्यूट एसिड, व्हाई? तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो एसिड्स में से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है। या फिर इक्वेशन आ सकती है कि जो क्रोमियम 2+ है ऑन रिएक्टिंग विद एसिड इट कैन फॉर्म क्रोमियम 3+ एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो तीनों का जो आंसर होगा वो सेम रहेगा। तो अगर हम देखें रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। तो अगर आप इनका E0 देखें तो आप देखेंगे तीनों के ही E0 की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और आप इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टाइटेनियम 2+ की बात करें तो ये टाइटेनियम +4 में टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d0, तो स्टेबिलिटी आती है। सिमिलरली अगर आप वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम 2+, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके वेनेडियम +5 में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d0, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप क्रोमियम 2+ की बात करें तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्रोमियम 3+ में चेंज हो सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d3, जो भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर E0 की वैल्यू भी ये इंडिकेट कर रही है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्पीशीज formed after oxidation, it is also indicating कि they will lose their electron and behave as reducing agents. Now question is, which is a stronger reducing agent, chromium 2+ और iron 2+ and why? तो अगर आप क्रोमियम 2+ को आयरन 2+ के साथ कंपेयर कर रहे हो कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके लिए आपको E0 M3+ टू M2+ की वैल्यू देखनी पड़ेगी। जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसीलिए जो क्रोमियम है इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन 2+। रीज़न आता है E0 chromium 3+ to chromium 2+ is negative, whereas E0 for iron 3+ to iron 2+ is positive. This is the reason कि जो क्रोमियम 2+ है ये आसानी से ऑक्सीडाइज कर जाता है क्रोमियम +3 में, एंड जबकि जो आयरन है Fe2+ इट कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज टू Fe3+। ये मेन रीज़न है अबाउट द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग नेचर ऑफ क्रोमियम 2+। इस चीज़ को इसकी कन्फिगरेशन में भी सपोर्ट मिलता है, वो ये है कि अगर आप क्रोमियम 2+ को क्रोमियम 3+ में चेंज करते हैं तो कन्फिगरेशन D4 से D3 बनती है, और वही अगर Fe2+ Fe3+ में चेंज होता है तो कन्फिगरेशन D6 से D5 हो जाती है।
और किसी भी मीडियम में या कहीं एक्वस मीडियम में जो D3 कन्फिगरेशन होती है D5 के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल वाली कन्फिगरेशन किस केस में बन रही है? क्रोमियम के केस में बन रही है। तो इसीलिए क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे D3 कन्फिगरेशन जो है वो एक्वस मीडियम में ज़्यादा स्टेबल क्यों है? तो उसका जो रीज़न ये आता है कि जो D3 कन्फिगरेशन होती है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू D5 इज मोर। और ये जो कंसेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर कन्फिगरेशन, ये हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले हैं। बस आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो D3 कन्फिगरेशन है इट इज़ मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम देन D5 कन्फिगरेशन। नेक्स्ट आता है why is the E0 value for Mn3+ to Mn2+ couple much more positive than that for chromium 3+ to chromium 2+ or Fe3+ to Fe2+? Explain। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैं कह रही हूँ कि E0 वैल्यू फॉर Mn3+ to Mn2+ इज मोर पॉजिटिव। अब मोर पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि Mn का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज़ मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप कन्फिगुरेशन देखें Mn+3 की कन्फिगरेशन होती है D4 और Mn+2 की होती है D5। इसी वजह से +2 का +3 बनना जो है वो डिफ़िकल्ट है बिकॉज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई। तो मैंगनीज +2 स्टेट में ज़्यादा मिलेगा रादर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच मेक E0 वैल्यू फॉर Mn3+ to Mn2+ couple मच मोर पॉजिटिव। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you and please do subscribe.